क्रिप्टो करेंसी। ये आजकल बहुत चर्चित शब्द है। आइए इसे गहराई से देखें। जिस मुद्रा या धन को हम बचपन से जानते और इस्तेमाल करते आए हैं, उसे फिएट मुद्रा कहा जाता है। हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। इसका भौतिक प्रतिनिधित्व कागज है, जिस पर कुछ मूल्य मुद्रित होता है, और इन तथाकथित मुद्राओं या कागजात की आपूर्ति और मूल्य केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित और विनियमित होता है, जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है। केंद्रीय बैंक सरकारी स्वामित्व वाले बैंक होते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी दूसरे व्यक्ति को अपना पैसा ट्रांसफर करते हैं तो हमें हमेशा किसी थर्ड पार्टी या बैंक से गुजरना पड़ता है। नहीं, आप सीधे हाथ में किसी को जो नकद देते हैं उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि उस नकद को प्राप्त करने के लिए भी आपने नकद निकालने के लिए बैंक या एटीएम का दौरा किया होगा। यहाँ हम एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में धन हस्तांतरण के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ बैंक या कोई अन्य वित्तीय संस्थान हमेशा तीसरे पक्ष के रूप में शामिल रहेगा। तीसरे पक्ष के अस्तित्व का मतलब है कि आपको उसकी सेवा के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा, वो सेवा जिसकी मदद से आपको धन हस्तांतरित करने का अवसर मिल रहा है। ये शुल्क दरें किसी देश में मौद्रिक नीतियों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। साथ ही आपकी वित्तीय जानकारी की सुरक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि इन बैंकों और वित्तीय संस्थानों की प्रणाली कितनी सुरक्षित है, और इसलिए ये आपके लिए एक देनदारी बन सकती है। तीसरा, चूंकि केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीतियों को विनियमित करते हैं और इससे मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित होती है, इसका मतलब है कि मुद्रास्फीति की दर परोक्ष रूप से सरकार द्वारा नियंत्रित होती है, जिसका अंतिम बोझ अंत में आम आदमी को उठाना पड़ता है। कुछ बुद्धिमान लोग थे जो यह उचित नहीं मानते थे कि मुद्रा को केंद्रीकृत तरीके से विनियमित किया जाना चाहिए, और मुद्रा का लोकतंत्रीकरण और विकेंद्रीकरण करना चाहते थे, ताकि यह सिर्फ वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के टोकन के रूप में अपने एकमात्र उद्देश्य को पूरा कर सके, बजाय अधिक राजनीतिक बनने के। इसलिए इन लोगों ने दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करके एक विकेंद्रीकृत मुद्रा प्रणाली शुरू की, जो कुख्यात है बिटकॉइन के नाम से। हालांकि यह अक्सर माना जाता है कि बिटकॉइन की उत्पत्ति जापानी संस्कृति में हुई थी, क्योंकि वो अनाम इकाई जिसने इसे दुनिया में पेश किया था, जो वास्तव में चड नाम सतोशी नाकामोटो द्वारा जाना जाता है। यह अभी भी बहस का विषय है कि यह चड नाम वास्तव में दुनिया में किसी का भी हो सकता है। एक विकेंद्रीकृत मुद्रा प्रणाली का मतलब होगा कि मुद्रा का मूल्य सिर्फ बाजार की मांग और आपूर्ति पर आधारित होगा, जो पूरी तरह से केवल खरीदारों और विक्रेताओं के बीच भुगतान लेनदेन द्वारा नियंत्रित होगा। पैसे की आपूर्ति और मांग को किसी तीसरे पक्ष के प्रभाव के अधीन नहीं किया जाएगा। भारत की विदेशी भंडार नीति, ऋण, आयात और निर्यात आदि कोई मुद्रा मूल्य को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। आपको इस मुद्रा को बैंकों में संग्रहित करने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि आप इन मुद्राओं को विशेष रूप से क्रिप्टो एक्सचेंज नामक क्रिप्टो करेंसी के लिए डिजाइन किए गए मुद्रा एक्सचेंजों पर खरीद सकते हैं और उन्हें अपने वर्चुअल वॉलेट में रख सकते हैं। इस मुद्रा को क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है क्योंकि भुगतान और विनिमय के लिए उपयोग किए जाने वाले वर्चुअल टोकन एनक्रिप्टेड पहेली के टुकड़ों के अलावा और कुछ नहीं है, जो तब हल हो जाता है जब कोई भुगतान शुरू करता है। इन पहेलियों को वर्चुअल लेजर में एक लंबी श्रृंखला के ब्लॉक्स के रूप में जोड़ा जाता है, जिसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जो और भी अधिक पहेली और टोकनों के उत्पादन को ट्रिगर करता है हल होने के लिए। इस प्रकार इस मुद्रा की वस्तुतः और गुमनाम रूप से आपूर्ति की जाती है। एनक्रिप्टेड होने के कारण इन मुद्राओं को बहुत सुरक्षित माना जाता है। जैसा कि अपेक्षित था, अधिकांश सरकारें मुद्रा के इस लोकतांत्रिक संस्करण को पसंद नहीं करती, क्योंकि इसके चलते वे देश के पैसे पर अपना नियंत्रण खो देंगे। लेकिन अगर बड़ी संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के लिए इस मुद्रा को अपनाना शुरू करते हैं, तो इसमें मुद्रा और सार्वजनिक धन को कट्टरपंथी बनाने की क्षमता हो सकती है। हालांकि विडंबना यह है कि सरकारें उन नीतियों को नियंत्रित करती हैं जो क्रिप्टो एक्सचेंजों को संचालित करने की अनुमति देती हैं। इस प्रकार परोक्ष रूप से उनके पास इन एक्सचेंजों को और ऐसे मुद्राओं को समग्र रूप से समाप्त करने की क्षमता है। यहाँ और पर ही